नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी भाजपा का अलायंस सिरे चढ़ गया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अपनी जिद छोड़ी, अपनी नई शर्तों को ठंडे बस्ते में डाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके भाजपा आलाकमान का समर्थन प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का तमंगा मामूली नहीं है। घाटी के इस्लाम चरमपंथी एक महिला मुख्यमंत्री की मौजूदगी को कैसे लेंगे और इसका आबो हवा पर क्या असर होगा, इसका जवाब वक्त देगा। मोटे तौर पर महबूबा मुफ्ती को अब गलतफहमी नहीं है कि वे अपने को घाटी में सूरमा बना सकेगी। उन्हें जज्बाती मसलों के बजाय विकास के ठोस कामों और राजकाज में संजीदगी से घाटी के लोगों का दिल जीतना होगा। यदि वे मुख्यमंत्री नहीं बनती तो पीडीपी और उनका सियासी भविष्य खत्म हो जाता। मुफ्ती मोहम्मद की सियासी विरासत झेलम में बह जाती। घाटी में वापस अकेले शेख परिवार की तूती रह जाती, इसलिए कि सत्ता से ही राजनीति और सियासी खानदान की पहचान बनती है। एक वक्त शेख अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस से समझौता करके सरकार बनाई थी। तब घाटी के उग्रवादी मुसलमान भड़के थे, मगर उससे शेख अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियां राज भोग गई। इस हकीकत ने ही महबूबा मुफ्ती को आखिर में समझदार बनाया। उन्होंने भाजपा की मदद से सरकार बनाने, मुख्यमंत्री बनने का फैसला लिया। सवाल है, उनका ये फैसला तात्कालिक मकसद से है या दीर्घकालीन मकसद से। बहुत संभव है वे एन वक्त ऐसा कुछ करे, केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा को इस तरह डाउन करे जिससे घाटी के उग्रवादियों में वाहवाही बने, लेकिन यह आत्मघाती रुख होगा। सवाल है, महबूबा मुफ्ती किस सोच से जम्मू कश्मीर में राज करेगी, वे किस विजन से जम्मू कश्मीर को लीडरशिप देने वाली है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी की तंजीम में अभी तब्दीली होने नहीं जा रही है। अमित शाह को अपनी दूसरी मियाद शुरू किए कई महीने हो गए, लेकिन वो तब्दीली की जल्दी में नहीं है। उन्होंने कौमी मजलिस आमला के इजलास से पहले इसमें भी कोई तब्दीली नहीं की। माहिरीन ज़राए के मुताबिक जुलाई के बाद ही तंजीम में कोई तब्दीली होगी। हालांकि ये भी कोई लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं होनी है। कहा जा रहा है कि शाह अपनी मौजूदा टीम के साथ ही काम करेंगे। जरूरी हुआ तो एक आध नई तकर्रुरी होगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक जुलाई तक कई जरूरी सियासी वाकयात होने वाले हैं। 5 सूबों में असेंबली के इंतखाबात चल रहे हैं। नामजद कोटे की 7 सीटों समेत एवान बाला की 63 सीटों का इंतखाब जुलाई तक होना है और उत्तराखंड का मामला चल रहा है। जिन सूबों में असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं, वहां अमित शाह ने पहले ही नई तकर्रुरी कर दी थी। मगरबी बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में नए सुदूर बना दिए गए थे। इसी तरह कौमी सदर के इंतखाब के लिए जरूरी आधे सूबों में सुदूर का इंतखाब हो चुका था। इसलिए जिन सूबों में अब सदर का इंतखाब बाकी है, वहां तब्दीली की जल्दी नहीं है, क्योंकि इन सूबों में फौरी तौर पर कोई इंतखाबात होने वाले नहीं हैं। इसलिए अमित शाह को कौमी तंजीम में तब्दीली या सूबों में सूबाई सुदूर की तकर्रुरी की जल्दी नहीं है। कहा जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने कौमी मजलिस आमला के मेंबरान की तादाद महदूद की है, उसी तरह मुख्तलिफ यूनिट और महाज की तादाद भी महदूद रहने वाली है और वो अहम तंजीम से ही काम चलाएंगे। बीजेपी सिर्फ तंजीम में तब्दीली को ही नहीं टाल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो ऐवान बाला की सीटें भरने का फैसला भी टाल रही है। ऐवान बाला में नामजद कोटे की 7 सीटें खाली हो चुकी है। 2 सीटें तो गुज़िश्ता साल से ही खाली हैं, जबकि 5 नशिस्तें 21 मार्च को खाली हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी इनके लिए नाम तय करने की जल्दी में है। AK गांगुली और HK दुआ पहले रिटायर हुए थे। 21 मार्च को जावेद अख्तर, मृणाल मिरी, मणिशंकर अय्यर, भालचंद्र मुंगेकर और जयश्री बी रिटायर हुए हैं। इन 5 में से 2 रुकने पार्लियामेंट अय्यर और मुंगेकर ने नामजद होने के बाद खुद को कांग्रेस के साथ जोड़ लिया था। नामजद कोटे की 7 सीटों के अलावा 2 सीटें और खाली हैं, जबकि 54 सीटें आइंदा 3-4 महीने में खाली होने वाली है। अगर हुकूमत ऐवान का अगला इजलास
इजलास शुरू होने से पहले 7 लोगों को नामजद कर देती है तो ऐवान बाला में उसकी ताकत बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि हुकूमत जिन लोगों को नामजद करेगी उनमें से कुछ खुद को बीजेपी के रुकन के तौर पर जाहिर करेंगे, जो सीधे पार्टी से नहीं जुड़ेंगे वो भी जाहिर तौर पर उसकी हिमायत करेंगे। ऐवान बाला में अभी बीजेपी के 48 रुकन हैं और नामजद व इस साल के 2 साल इंतखाबात से इसमें बड़े इजाफे की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस के 64 रुकन हैं और माना जा रहा है कि इस बार उसकी तादाद कम होकर 60 के नीचे आ जाएगी। ऐसा यकीनन पहली बार हो रहा है कि बीएसपी सरबराह मायावती अपने कोर वोट बैंक को लेकर फिक्र में हैं। उनकी पार्टी के माहिरीन जराये का कहना है कि बीएसपी सरबराह को शहरी इलाकों में दलित वोट टूटने की फिक्र है। दिल्ली और हरियाणा के गुज़िश्ता इंतखाबात में उनको इसका तजर्बा हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उनकी फिक्र बीजेपी, कांग्रेस और सपा की हमलावर मुहिम की वजह से है। ये तीनों जमातें दलित वोट अपनी तरफ खींचने के लिए जी जान लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले कभी दलित वोटों की परवाह नहीं करती थी, लेकिन इस बार उसने भी उसे लुभाने की कोशिश की है। सपा ने रिजर्व सीटों के अलावा नॉर्मल सीट से भी दलित उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है। ये चौंकाने वाला फैसला है। इंतहाई पसमानदा की बजाय सपा दलित वोट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। बीजेपी सबसे ज्यादा जोर लगा रही है क्योंकि आम इंतखाबात में उसे दलित वोट मिले थे। उसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं बरसी के मौके पर कई प्रोग्रामों का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर के तारीखी स्मारक की बुनियाद रखी है और वजीर आजम मोदी ने इस साल उनके योम वलादत के मौके पर 14 अप्रैल को कई बड़े प्रोग्रामों का ऐलान किया है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने गुज़िश्ता दिनों लखनऊ में दलित कॉन्क्लेव किया जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस ने ऐसे कॉन्क्लेव कई जगह करने का मंसूबा बनाया। इसकी काट के लिए मायावती ने शहरी इलाकों में मोहल्ला मीटिंग्स का मंसूबा बनाया है। इनमें बीएसपी के रहनुमा शामिल होंगे और दलित वोट बीएसपी के साथ जोड़े रखने की कोशिश करेंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी को पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बताते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस चैलेंज से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान गुज़िश्ता 40 साल से दहशतगर्दी का दर्द महसूस कर रहा है। मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके और उसके सामने झुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ब्रसेल्स के 1 रोजा दौरे पर गए वजीर आजम ने कल देर शाम हिंदुस्तानी नजात के लोगों को खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा को निशाना बनाया और कहा कि अगर ये दहशतगर्दी का मुकाबला करने में कामयाब नहीं होता है तो ये एक अजीब सी बात हो सकती है। वजीर आजम ने कहा कि ये बदकिस्मती है कि अक़वाम मुत्तहिदा आज तक दहशतगर्दी को सही से समझ पाने में नाअहल है। उन्होंने हिंदुस्तानी नजात के लोगों के बीच दिए 1 घंटे के खुतबे में अपनी हुकूमत की 2 साल की कामयाबियां भी गिनाई। उन्होंने गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने को भी कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रसेल्स का 1 दिन का दौरा खत्म करके 2 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। वो वहां एटमी तहफ़्फ़ुज़ इजलास में हिस्सा लेंगे। साथ ही कई ममालिक के सरबराहान के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। इस इजलास में तकरीबन 50 ममालिक के रहनुमा हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि वजीर आजम मोदी इस इजलास में एटमी असलाहों और दीगर चीजों की सिक्योरिटी और इसके खतरे के बारे में अपनी राय दुनिया भर के रहनुमाओं के सामने रखेंगे। वजीर आजम इस दौरे में लीगो लेबोरेटरी के साइंसदानों से भी मुलाकात करेंगे। पहले पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना था और वॉशिंगटन में मोदी से भी उनकी मुलाकात होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर नवाज शरीफ का प्रोग्राम टल गया। 2 रोजा अमेरिका दौरा खत्म करके वजीर आजम सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। कोलकाता के बीचों बीच बन रहे एक फ्लाईओवर के गिर जाने से कई अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दर्जनों और लोगों के पुल के नीचे दबे होने का खदशा है। फ्लाईओवर के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए फौज की मदद ली जा रही है। मुंतजिमा की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। इस पुल की तामीर गुज़िश्ता कई सालों से चल रही है और कई बार इसे पूरा करने की डेडलाइन निकल चुकी है। सूबाई हुकूमत की तरफ से बनाया जा रहा ये पुल गणेश बाजार में मुकीम है। वजीर आला ममता बनर्जी अपना इंतखाबी दौरा रद्द करके कोलकाता लौट आई है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के तई हमदर्दी जताई और मामले की तफ्तीश के अहकाम जारी कर दिए। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके इसे बहुत बड़ा हादसा बताया और इस पर सोग का इजहार किया। दूसरी जानिब बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि फ्लाईओवर का पूरा मंसूबा ही गलत था।
एक दर्जन सूबों में कहत साली के हालात पर दायर एक अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने कहत साली के हालात पर मरकजी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। अदालत उज़्मा ने पूछा है कि कितने सूबों में कहत साली से जुड़ी हुई मुंतजिमा और कुदरती आफात के बाद काम करने वाली मुंतजिमा हैं। इस मामले पर समाअत के दौरान अर्जी करने वाले मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि ये दोनों इदारे कई जिलों में नहीं हैं। प्रशांत भूषण ने हरियाणा हुकूमत की तरफ से अदालत में गलत डाटा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि सूबाई हुकूमत का डाटा पूरे साल का नहीं था बल्कि सिर्फ 2 महीने का था। उन्होंने कहा कि अगर 75% से कम बारिश होती है तो उस इलाके को कहत साली से मुतासिर करार दिया जाता है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने 2 महीने का डाटा देकर बताया कि कहत साली के हालात नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 7 जवानों के मारे जाने के वाकये पर कयासाराइयों का दौर जारी है। सीआरपीएफ ने शक जताया है कि उसके जवानों की आवाजाही की इत्तला लीक हुई थी, जिसके बाद नक्सलियों ने लैंड माइन्स बिछाकर धमाका किया। सीआरपीएफ के सरबराह के दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि इत्तला लीक करने वाला एजेंसी के अंदर का भी कोई हो सकता है और बाहर का भी। सीआरपीएफ इसकी तफ्तीश कर रही है। दूसरी जानिब सूबे के वजीर दाखिला अजय चंद्राकर ने कहा है कि उसूलों की खिलाफ वर्जी से ये वाकया पेश आया है। हालांकि सीआरपीएफ ने इसे उसूलों की अनदेखी यानी एसओपी की खिलाफ वर्जी मानने से इनकार किया है और कहा है कि मामले की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा ने सख्त रहकर महबूबा मुफ्ती को एहसास कराया कि श्रीनगर में राज करना है तो एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ अलायंस से ऐसा संभव है। फारूक अब्दुल्ला समझ रहे थे कि महबूबा गलती करेगी, भाजपा से पंगा लेगी और न इधर की रहेगी और न उधर की। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने वक्त रहते समझदारी का फैसला किया और अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद के बनाए रास्ते पर ही चलने का फैसला किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद महबूबा ने बीजेपी के साथ जोड़े गए रिश्तों को तोड़कर अलग सियासत करने की सोची थी। तभी उन्होंने तकरीबन 3 महीने तक हुकूमत साजी के फैसले को लटकाए रखा। वादी कश्मीर में अपने कोर वोट की फिक्र में उन्होंने बीजेपी से दूरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये कहते हुए बीजेपी के साथ लौटी कि उनके वालिद का फैसला पत्थर की लकीर है। दरअसल हिंदी पट्टी के सूबों को छोड़ दें तो जुनूब, शुमाल मशरिक और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक यकसानियत है। इन सूबों में इलाकाई पार्टियां इक़्तिदार में आती है तो उनकी कोशिश रहती है कि वो मरकजी हुकूमत के साथ जुड़कर काम करें। एकाध मामलों को छोड़कर इन सूबों की इक़्तिदार जमातें हमेशा मरकजी हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार जमात या इत्तेहाद के साथ होती हैं। इसी सियासत के तहत कश्मीर में अब्दुल्ला खानदान इत्तेहादी हामी बदलता रहा है और पीडीपी ने भी सहूलियत के मुताबिक अपने इत्तेहाद के हामी बदले हैं। पार्टी बनने के बाद पहली बार पीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और इस बार बीजेपी के साथ मिलकर बनाई। वैसे इस बारे में महबूबा मुफ्ती पहले से चीजों को समझती थी, लेकिन अपने वालिद के इंतकाल के बाद उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी में उम्मीद से कम भीड़ उमड़ने और बीजेपी के तई अहलायगी पसंद तंजीम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सोच की फिक्र में उन्होंने फैसला करने में देरी लगाई। उनको लग रहा था कि बीजेपी के साथ जाने से वादी कश्मीर में वो अपना कोर वोट गंवा सकती हैं। उनको शिद्दत पसंद ग्रुपों की हिमायत खो देने का खतरा भी नजर आ रहा था, लेकिन हुकूमत नहीं बनाने के अपने खतरे थे जो उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ते। उनकी पार्टी पीडीपी बीजेपी के साथ मिलकर 1 साल हुकूमत चला चुकी है, इसलिए बीजेपी के साथ जाने का जितना नुकसान उनको हो सकता था उतना हो चुका है। अगर अभी वो जिद पर अड़ती और इंतखाबात में जाती तो पार्टी का सफाया हो सकता था। पार्टी में टूट फूट होने का खतरा अलग नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने इंतखाबात में जाने की बजाय हुकूमत साजी का रास्ता चुना। हुकूमत साजी करके वो कई पुराने नजरियात को तोड़ सकती है। पूरे जम्मू कश्मीर में मरकज की मदद से तरक्की की ऐसी पहल कर सकती है जिससे लोगों का नजरिया बदले। दूसरा, अगर तरक्की और कामकाज के जरिए वो ऐसा करने में कामयाब होती हैं और शिद्दत पसंद व अहलायगी पसंद ताकतों की नाराजगी बनी रहती है तो वो अपनी सहूलत के मुताबिक किसी ऐसे मुकाम पर रिश्ता तोड़ सकती है जहां वो इसका ज्यादा फायदा उठा सके। हुकूमत साजी के फैसले से उनके मुतबादिल बढ़ गए हैं।
उन्हें अपनी पार्टी पर पकड़ मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। इक़्तिदार की गोंद से ही वो अपनी पार्टी को जोड़े रख सकती हैं। अब्दुल्ला खानदान की 3 पीढ़ियों के मुकाबले उनके खानदान की दूसरी पीढ़ी भी इक़्तिदार पर काबिज होगी, तो इससे वादी में मुफ्ती खानदान की लंबी पारी की बुनियाद बनेगी। इस बार जम्मू कश्मीर का मैंडेट भी जरा दूसरे किस्म का है। वादी और जम्मू का मैंडेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस मैंडेट का वकार तभी होता जब दोनों इलाकों में जीती हुई पार्टियों की हुकूमत में हिस्सेदारी हो। पीडीपी बीजेपी की हुकूमत से ये यकीनी हुआ है। अब उम्मीद है कि हिंदुस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक और सामाजिक तौर से सबसे अहम सूबे में दोनों जमातें तवाजुन के साथ काम करेंगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पर बात करेंगे। मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उसकी दशकों से चली आ रही राजनीति बदले। मुफ्ती मोहम्मद ने साझा सरकार बनाकर एक उम्मीद बनवाई थी। अब महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताकर अपना रोड मैप बनाया। दोनों को क्या कुछ नया नहीं करना चाहिए? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सर्राफ है। पुष्प जी, महबूबा मुफ्ती और भाजपा में अलायंस एक तरह से नीचे पटरी से उतर रहा था, उतरते उतरते अचानक चढ़ गया, सिरे चढ़ा, और महबूबा मुफ्ती बहुत संतुष्ट भाव से सरकार बनाने की तरफ बढ़ी। ये क्या आखिर क्या महबूबा मुफ्ती कैसे चेंज हुई? ये देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है इस केस में पूरी तरह ठीक बैठती है। महबूबा के पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो सरकार नहीं बनाती तो उनकी जो राजनीतिक विरासत थी वो खतरे में पड़ सकती थी। क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बड़ा सोच समझ के, सबको पता है कि उन्होंने भी एक लंबा समय लिया भाजपा के साथ समझौता करने में, और गवर्नमेंट भी उनकी उन्होंने ठीक ढंग से चलाई। बाकी प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया, 2 बार फ्लड्स आ गए, उससे कुछ हालात बिगड़ गए और सरकार पूरी तरह से काम नहीं कर पाई, वो एक अलग बात है। पर राजनीतिक दृष्टि से महबूबा जी को चाहिए था कि वो एकदम सरकार बना लेती, क्योंकि यही मैंडेट था, पॉपुलर मैंडेट था। पर वो इस बात का इंतजार करती रही कि शायद प्रधानमंत्री बुलाए, शायद गवर्नमेंट से कुछ कमिटमेंट ले लें। इकोनॉमिक इश्यूज पे आर्थिक मुद्दे हैं, जैसे NHPC प्रोजेक्ट्स की ट्रांसफर वगैरह है, ऐसा लगता है। पर मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी एश्योरेंस मिली भी होगी इस वक्त। नहीं, वो तो भाजपा और अमित शाह, और ये तो अभी राष्ट्रवाद का जो उनका मामला है, तो उसमें तो ये बोल सकते हैं बिल्कुल और फिर भी एक सरकार के लिए एक दल विशेष को कोई भी एश्योरेंस देना बड़ा मुश्किल है। एक राज्य को तो वो कह सकते हैं कि हम देखें, पर वो भी उसे ओवरऑल एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। नहीं, पर मैं भाजपा को एक इसमें फायदा है। भाजपा के लिए भी जरूरी था कि एक उनको क्रेडिबल मुस्लिम पार्टनर मिले इस वक्त, ताकि देश में जो हवा उनके खिलाफ चल रही है कुछ कांड की वजह से, कुछ उनके नेताओं के बयानबाजी की वजह से, तो उसमें एक क्रेडिबल मुस्लिम अलाई नहीं। लेकिन पुष्प जी, महबूबा ने जो अपना फैसला टाला था या फैसला जब नहीं किया था, तो वजह घाटी के लोगों के उनको जो रिएक्शन था या घाटी के लोगों को खुश करना था, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ सोचा विचारा। अब क्या वो घाटी की चिंता छोड़ के पूरे प्रदेश और पूरे प्रदेश के विकास उसके एजेंडे पर करेगी, या आगे कुछ और दूसरी राजनीति होगी? देखिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने उठाया है। अगर उनको एक बड़े नेता के रूप में बनना है, जो जिसका की पोटेंशियल उन्होंने दिखाया है, उन्होंने घाटी में बहुत मेहनत की है PDP को बनाने में, PDP को खड़ा करने में, तो उनको विभिन्न 2 जो अलग क्षेत्र हैं उनमें भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जम्मू क्षेत्र में और खासकर और लद्दाख में भी। और जम्मू क्षेत्र में वो सिर्फ भाजपा पे ही निर्भर होकर चली तो उनको काफी मुश्किल होगी एक बड़े नेता बनने में। मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो उनके वालिद की एडवांटेज ये थी कि उनको जाती तौर पे जम्मू से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। भाजपा के मंत्रियों की एक तरह से बार्गेनिंग पावर कुछ बढ़ गई होगी। अब तो भाजपा के लोग उनको पूरा मदद देकर उनको सफल बनाने पे लगेंगे, या दोनों तरफ से अभी अंदर ही अंदर राजनीति होगी? नहीं, एक बड़ी विडंबना है हरिशंकर जी, जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं, जो अभी जी जम्मू क्षेत्र से नेता हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वहां हो, उनका वो स्टेचर नहीं बना है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद के समय तो वो सचमुच में कुछ भी नहीं कर सकते थे। नहीं, अब तो करने की अब उनके लिए ये स्थिति है कि मौका उनके हाथ में आ रहा है कि वो अच्छी तरह परफॉर्मेंस करे। और ये नई सरकार के पास एक महत्वपूर्ण एक और चैलेंज आ गया अब सामने, क्योंकि पिछले दिनों गवर्नर
रूल में जो जी। काम हुआ है उससे लोग बड़े खुश हैं। हाँ, तो मतलब क्योंकि गवर्नर- सरकार हाँ, गवर्नेंस के मुद्दे पे भाजपा के जो स्थानीय नेता है, चाहे वो उनका परफॉर्मेंस खराब था। चाहे वो केंद्र में है या राज्य में है, हाँ। उनके लिए एक मौका है कि वो अपना एक वजूद वहां पे नहीं, बना ये, सकें। ये कि उनकी मुफ्ती मोहम्मद की सरकार के वक्त जम्मू के भाजपा मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। अब सत्ता से बाहर हुए तो उनको भी रियलाइज हुआ होगा कि भाई हमारी पिछले काम में कुछ कमी रही तो हम अपने को सुधारें। परफॉर्मेंस पे इतना नहीं, उनका स्टेटस वो नहीं बन पाया जो हाँ। बनना चाहिए था। अब महबूबा मुफ्ती और उनके पीडीपी के मंत्री या इधर भाजपा के मंत्री, इन सबको अपना स्टेटस बढ़ाने का मौका एक तरह से अब नए सिरे से मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि और उस पर उनका फोकस होगा क्या? युवा मुख्यमंत्री है जो हाँ, पहली बार युवा है और मुख्यमंत्री, पहली महिला पहली बार मुख्यमंत्री है, जिनको की मंत्रिमंडल का अनुभव ही नहीं है अभी हाँ, तक, हाँ। उनके सामने वो परफॉर्मेंस एक उनको वाकई एक मौका मिल रहा है। और जो स्टेचर बने अभी तो ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि पीडीपी और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का वही आपस में फैसले कर रहे हैं। पुष्प जी, उस नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इस नई सरकार के प्रति क्या रवैया लगता हो? उनके लिए ये एक नहीं, सदमा वाली, उनके लिए एक सदमा नहीं है ये? नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर काफी जोर लगा रही है और उसका असर तीनों रीजनों में, तीनों क्षेत्रों में आगे ही है और वो और भी जोर शोर से अपोजिशन का रोल निभाएंगे। नहीं, पर उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि पीडीपी का नया नेतृत्व न जम पाए, उनकी मामला पूरी तरह से बिखर जाए उनका पीडीपी का, यही मकसद नहीं लगता? वो नहीं हो सकता। उनका ये तो हो सकता है कि मुफ्ती साहब के जाने के बाद उनको लगता हो कि पीडीपी में, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश ये है, जैसा उमर अब्दुल्ला साहब के बयानों से लग रहा है और जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला भी राज्य में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये लग रहा है कि वो अपने दम पे ही आगे बढ़े। पर आपका विश्वास है कि दोनों की, भाजपा और पीडीपी की, अब केमिस्ट्री जरा स्थायी और मजबूती के साथ आगे रहेगी? कम से कम 2-3 साल तो रहेगी। पर चुनाव से पहले क्या होगा वो एक अलग इशू, लेकिन 2-3 साल दोनों काम करेंगे अपनी तरफ से, काम करेंगे अगर दोनों को अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी है। पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें।